श्री कुमार जी, आज यादव सेना 1090 लखनऊ चौराहे पर इकट्ठा हुई थी, उसका मकसद क्या था? 8 अप्रैल को आप लोगों ने कहा था कि हम लोग आएंगे, वहां पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नतीजा निकला, क्या बातचीत हुई? देखिए, हमने ये नहीं कहा था कि हम आएंगे। फोन करके करणी सेना का नाम लेके, करणी सेना का पदाधिकारी बता के कुछ लोगों ने फोन करके ये धमकी दी कि आओ यादव समाज को देख लेंगे, तुम्हें देख लेंगे। जो उन्होंने समय दिया, हम आए। और उससे पहले ये पता चला कि ये करणी सेना का नहीं, कोई इस तरीके का लड़का है जो इसका एक काम ही है ये लोगों को फ़ोन करना, आपस में वैमनस्यता फैलाना। तो करणी सेना वाले जो लोग इनका नाम लेके ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। नहीं तो हम लोग हमारे समाज के ऊपर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी करना और किसी तरीके के इल्ज़ाम लगाने का जवाब दे सकते हैं, और उसको देने के लिए हम लोग तैयार भी थे। लेकिन जब उनकी तरफ से कुछ नहीं था तो हमने कार्यक्रम निरस्त कर दिया। हमने अपने लोगों को फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जो पहले मैसेज कन्वे हो गया था उसको बताने की कोशिश की। लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो लोग आ गए थे, उनके माध्यम से हम लोग रुक के और लोगों को जो आ रहे थे उनको समझा के वापस किए कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ये गलतफहमी में फैला हुआ मामला था जिसका हमारे संगठन से, हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये मामला था ही नहीं जो मामला दिखाया जा रहा था। कोई पागल उठा के हमारे समाज के लोगों को, हमको गालियां दे, 2 बजे रात में फ़ोन करे, दिन में फ़ोन करे, जब भी मन करे, उकसाने की कोशिश करे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जातिगत दंगा ही करवाना चाह रहा हो, और ऐसे लोगों पर पुलिस भी कार्रवाई करे। पुलिस हमको कॉल करती है, LIO हमको कॉल करती है, लेकिन जब वो डिटेल उनको दी जाती तो वो नहीं करते। उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। बाकी अगर हमारे समाज के ऊपर कोई सेना हो, कोई समाज हो, कोई सरकार हो, अगर करेगी तो उसका जवाब अभी हम लोग तकरीबन 12 बजे यहाँ पर आए थे तो करणी सेना बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। हमने प्रशासन से पूछा कि वो लोग आए तो वापस चले गए, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई मामला नहीं था, उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। हम लोग 12 बजे आए थे कवरेज करने के लिए। देखिए, अगर हमको 2 बजे और 3 बजे कहा गया है तो वो कोई 10 बजे आता, 12 बजे आता, 1 बजे आता, उससे हमारा क्या लेना देना। और करणी सेना आई थी, उसके पदाधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो बात की बात है। लेकिन हम जब आए हैं तब यहाँ कोई नहीं था, और उससे पहले भी हम लोगों ने, हम बता चुके हैं आपको कि कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उस फ़ोन कॉल का न करणी सेना से कोई लेना देना था और ना ही हमसे सिर्फ इतना लेना देना था कि वो हमारे समाज के महापुरुषों को, हमको, लोगों को गालियां दे रहा था फ़ोन कर करके, जिसको ना इतिहास का पता था, ना भूगोल का पता था, ना खुद के अपने समाज का पता था। बस उसको ये एक दम भरा हुआ था कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय, हम जो चाहेंगे, जो कहेंगे वो सच। तो उन्होंने फोन कर दिया और आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये बताइए कि कोई अगर आपके समाज को गाली देगा, आपके परिवार को गाली देगा, तो आप क्या करेंगे? तो जब आप यहाँ पर आए तो उनको फोन किया? बुलाया आपने तो आपको हम फोन करेंगे? आप आइए ना, आपके बैठे रहिए यहाँ पे। अच्छा, बात रामजीलाल सुमन की थी, उन्होंने उनका सेना अपमान किया था, उनके पूर्वज का, राणा सांगा का, तमाम चीजें। तो यादव सेना का क्या मामला हो गया बीच में अचानक से? क्यों वो लोग कह रहे हैं कि यादव सेना से दूर हो जाए? नहीं, देखिए, यादव सेना का रामजी सुमन से मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य कहा था और हमने भी उस ऐतिहासिक तथ्य का सपोर्ट कर दिया। ये सपोर्ट करना शायद उनको अच्छा नहीं लगा। ये उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि करणी सेना की तरफ से कोई बयान नहीं है हमारे खिलाफ या संगठन के खिलाफ, यादव के खिलाफ। उनका रामजी सुमन के खिलाफ आया, लेकिन रामजी सुमन है तो समाज के पिछड़े दलित समाज से ही आते हैं, दलित समाज से आते हैं। तो उन्होंने जो कहा, अगर हमने उसका समर्थन कर दिया, हमने कर दिया, कल को ये कर दें या आप कर दें, तो हमको और आपको घूम घूम के कोई गाली देगा तो उसका जवाब देना तो पड़ेगा ही ना। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें आप सरकार की भूमिका कैसे देख रहे हैं? ना, ये सवाल बड़ा है कि सरकार की भूमिका, क्योंकि सरकार जो है ना, हो सकता है वो भी चाह रही हो क्योंकि कुछ ऐसा हो जिससे उसको लाभ मिले, या जो सरकार को चला रही है शक्तियां वो चाह रही हो कि जाति दंगे भड़कें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का कार्ड फेल हो रहा है तो जाति दंगे करवा दें, कुछ एक विशेष जातियों को, जो मजबूत जातियां, उनको उनसे अलग करके। तीसरी बार मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संविधान को माथे से लगाया, तो आपको क्या लग रहा है ये इस प्रकरण को देखने के बाद, ये संविधान का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि संविधान का कितना सम्मान हो रहा है। संविधान को नमस्कार करके उसकी तिलांजलि दी जा रही है। तो अभी उसकी बात नहीं करते हैं। बात तो हमें अभी अपने समाज की और अपने लोगों को संरक्षित और सुरक्षित करने की करनी चाहिए। इससे पहले आप लोग लगातार देख रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह के कई मुद्दे आए हैं,
कि जो है सामाजिक तथ्य जो है इतिहास को उजागर किया गया है, लेकिन इसको जो करणी सेना को आगे करके इस तथ्य को इतना जो है तूल क्यों दिया गया? सामने चुनाव है, उसका लाभ लेना है। अगर आप हिंदू मुस्लिम कर करके नहीं जीत पाए, नहीं लोगों को बांट पाए, आपको लग रहा है कि पीडीए समाज जुटना शुरू हो गया है, एक रामजी सुमन के बयान के बाद लोग उनके पीछे खड़े होने लगे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा था कि पीडीए समाज में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है वो एकजुट हो जाएगा तो हमको भारी नुकसान होगा। बगैर इस भारी नुकसान से बचने के लिए कहीं ये लोग मायावती जी को चीफ गेस्ट बना रहे हैं और कहीं यादव समाज को गाली दे रहे हैं, कहीं दलित समाज के सांसद को गाली दे रहे हैं, लेकिन कहीं वही तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार कहने वाले को आप मुख्य अतिथि बना रहे हैं। तो सीधा सा लग रहा है कि पूरी ये प्लानिंग है कि कैसे एक विशेष पार्टी को राजनीतिक लाभ दिया जाए, इन वोटों में से हमारी की जाए जो उनकी तरफ से माइग्रेट होके विपक्षी दलों की तरफ जा रहा है। अच्छा, इन लोग इस उसके प्रकरण के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है जो ये प्रकरण चल रहा है? अब हम कोई एजेंसी तो है नहीं, लेकिन इतना तो है कि किसी का हाथ है, और हाथ किसका है? जिसको लाभ मिल रहा है। लाभ किसको मिल रहा है? भाजपा को मिल रहा है, आरएसएस को मिल रहा है, तो हाथ भी उन्हीं का होगा। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि करणी सेना का कोई पदाधिकारी अपने आप को बता करके फोन करता है, उसके बाद से फोन कॉल धमकियां आज के दिन नहीं आती हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो घटना हुई है इसमें अगर वो आता तो लगता कि नहीं वास्तव में ये करणी सेना का काम था। वो भाजपा का एजेंट था जिसने किया, वो चाहता था कि जातिगत दंगे भड़कें और हमें इसका राजनीतिक लाभ मिले, इसलिए ये काम उसने किया। तो हमें ये सोचना होगा कि ये करणी सेना क्या है और करणी सेना के पीछे खड़े होने वाले लोग कौन से हैं, या हो सकता है उन्होंने ये प्रयोग किया हो, टेस्ट किया हो, देखें कि समाज से कोई आवाज उठाता है कि नहीं उठाता। लेकिन यहाँ कोई खामोश रहने वाला नहीं है अब, और हम लड़ाई लड़ेंगे आर पार की। अगर वो करणी सेना ये चाहती है कि युद्ध हो तो युद्ध होगा, और अगर करणी सेना चाहती है कि अमन चैन बरकरार रहे तो हम अमन चैन पसंद वाले लोग हैं। किसका फायदा? राजनीतिक लाभ भी दिख रहा है किसी? राजनीतिक लाभ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ बोला किसने, आवाज किसने उठाई? आवाज एक दलित ने उठाई, और वो भी ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर। अगर ऐतिहासिक तथ्यों को, सत्यता की बात अगर हम कहीं करते हैं और कोई इस बात को कहता है कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ मत देखिए कि वो गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले सोचिए आप कि कौन सा व्यक्ति बोल रहा है। वो बोल रहा है, दलित बोल रहा है, और दलित को बोलने का अधिकार इस सदियों से उन्होंने नहीं दिया। तो आज जो बोला है तो उसको दबाने के लिए ये पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर नहीं दबाएंगे तो ये दलित पूरे देश में उठ के खड़े होकर बोलना शुरू करेंगे। तो ये मामला यहाँ पे है। तो अगर दलित और यादव और तमाम जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, बहुजन जातियां इकट्ठा, ऐसे तो इकट्ठा होना चाहिए उन लोगों को, एकजुटता है। अगर कंडीशन पे सारी चीजें होंगी तो बिल्कुल एकजुटता तो आएगी ही, और यही तो नहीं चाहती वो लोग। जो उन्होंने किया सबसे पहले, उनको ये थोड़ी पता था कि ये मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने सोचा कि हम उनको धमकाएंगे, डराएंगे, वो खामोश बैठ जाएंगे, और इस बाद में जो नेताजी खड़े हैं उधर से कह देंगे कि हम इसका खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मामला तो आगे निकल गया ना, समाज में आ गया, और समाज खड़ा हो गया साथ राम जी के साथ। राम जी सुमन जो है एक दलित है जी, तो दलित उनका कोई ना कोई नेता सामने आना चाहिए था। यादव सबसे पहले आगे क्यों आया? ये तो स्वभावगत है। यादव समाज की रक्षा के लिए हमेशा सदियों से आगे आया है और आता रहेगा। इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े देगा यादव।